गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में 9वीं कक्षा में जो दाज्यू नामक गद्य कहानी है, जिनके साहित्यकार हैं शेखर जोशी, उस कहानी हम पढ़ेंगे आज। जिस बचपन के दिनों में हंसना कूदना था, वे तो मजदूरी के दलदल में कूद पड़ा। यह कोई मजाक का खेल नहीं, भूखे पेट में जान नहीं है। करवाते हो मजदूरी दिन भर, क्या ये बच्चा इंसान नहीं है? उनका बचपन कहाँ खो गया भला, वो बच्चा क्या जाने, जीवन तो गली नुक्कड़ में खो गया। भला ये यादें क्या बताएगी, बचपन तो मजबूरी में और मजदूरी में खो गया है। हाँ, ऐसे एक जो छोटा बच्चा है, इस छोटे बच्चे की जो बाल मजदूरी का जो किस्सा होता है, हमारे देश में और ज़्यादातर विश्व के देशों में बाल मजदूरी के ऊपर रोक है, बैन है। फिर भी ऐसे कितने लोग जो हैं वो बाल मजदूरी बच्चों के पास करवाते हैं। तो देखेंगे हम लेखक परिचय और कहानी क्या संदेश देती है। दाज्यू का अर्थ होता है बड़ा भाई। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा, उत्तरांचल, हिमालय के जो इर्द गिर्द जो पहाड़ियां हैं, नयन रम्य सुंदर वातावरण, और यह अल्मोड़ा जो विस्तार है उत्तरांचल के, वहां का उलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन करने लगे। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का कटवार, सात के लोग, दाज्यू, इलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ था। ये जो दाज्यू है, शेखर जोशी जी की जो कहानी है, उस पर चिल्ड्रन बच्चों की फिल्म, ये बच्चों के ऊपर ये जो बाल मजदूरी का जो किस्सा होता है, जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना है, खेलना है, कूदना है, आनंद प्रमोद करना है, ऐसे समय पर कितने ऐसे लोग जो है वो बाल मजदूरी करवाते हैं। और वाकई ऐसे परिवार की जो मजबूरी होती है कि बच्चों के पास बाल मजदूरी करवाते हैं। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है। कहाँ का बालक है? एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है, कैफे में काम करता है। भोलेपन में जिसे ये अपना
दाज्यू, इन्वर्टेड कोमा हम देखो, दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इनका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। देखो, ये जो छोटा बच्चा है वो एक कैफे में यानी कि होटल में बाल मजदूरी करता है, अपने गांव से कोसों दूर। वहां उनके गांव का एक व्यक्ति उसे मिल जाता है, जैसे कि वो उनका दाज्यू यानी कि बड़ा भाई के समान है। तो उसी प्रकार जो कहानी का सार है, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखो, कि जगदीश बाबू यानी कि लेखक ने अपना नाम बदलकर शेखर जोशी ने जगदीश बाबू रखा है। इस कहानी में एक दूर देश से आए हैं। देखो, वे इस नए शहर और लोग अनजान है, सब अनजान है। वे अकेलापन महसूस कर रहे हैं। होटल से बाहर निकलकर एक चौक के कैफे में पहुंचते हैं। कौन? जगदीश बाबू। और कैफे के जो बॉय, एक लड़का जो मिल जाता है, उसका नाम है मदन और 9-10 साल का लगता है देखने से। उनको देखकर जगदीश बाबू को लगता है कि यह लड़का उनके क्षेत्र का है। बातें करते हैं तो पता चलता है कि वो उनके क्षेत्र का है। उससे वार्तालाप करने पर पता चलता है कि वह उनके पास ही गांव का है। हाँ, और ये जो वह धीरे धीरे मदन के साथ इतना घुल मिल जाता है, क्योंकि गांव में बड़े भाई को दाज्यू कहते हैं। वहां का जो विस्तार है, उस विस्तार में बड़े भाई को क्या कहते हैं? दाज्यू कहते हैं। इसलिए मदन उन्हें दाज्यू कहकर पुकारते हैं, अभी से बुलाते हैं। और अब जगदीश बाबू शहर के लोगों से परिचित होने लगते हैं, उनकी जान पहचान बढ़ जाती है। अब उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता है। मदन उन्हें अपनत्व के कारण बार बार दाज्यू कहकर पुकारता है, बुलाता है। जगदीश बाबू एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है और मध्यम वर्गीय संस्कार जो है उनका, वो प्रकट होता है। अब एक कैफे का बॉय उनके द्वारा बार बार दाज्यू दाज्यू कहकर बुलाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अब यह डांटने लगता है कि क्या भाई मुझे दाज्यू दाज्यू कहकर बार बार पुकारता है तू? कोई तुझे प्रेस्टीज का कोई वो नहीं है? जगदीश बाबू ये बार बार दाज्यू दाज्यू कहकर पुकारना ये बच्चे से उसको अच्छा नहीं लगता है। फिर अब वो डांटने लगता है। कोमल मन पर यह गहरी चोट लगती है इस बच्चे को, जिसे वो अपना बड़ा भाई समझता था। और उस तौर पर उसकी बुरी तरह से डांटना वह सहन नहीं हुआ उससे। उसके लिए कभी दाज्यू नहीं कहता। फिर उनका मित्र एक दिन आता है, वो रोने लगता है। देखो, ये दाज्यू 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 पुकारता है वो छोटा बच्चा यानी कि मदन। वो एक कोने में जाकर रोने लगता है कि जिसे मैं बड़ा भाई समझता था, इतना मैं घुलमिल उसके साथ घुलमिल कर रहता था, हम दोनों को अच्छा लगता था। आज वो डांटने लगता है तो उसे सहा नहीं गया। देखो, बच्चों को कोई व्यक्ति पुकारते हैं, प्यार से बुलाते हैं तो उसके पास आते हैं बच्चे, उसके साथ खेलते हैं, हंसते हैं। अगर उनके साथ क्रोधित वर्तन करते हैं, यानी कि उसका जो उसके प्रति घृणा, नफरत करते हैं, तो उसके पास कभी नहीं आते। एक दिन
ये जगदीश बाबू और उनका मित्र दोनों वहाँ आए। उनका मित्र ने पूछा, क्या नाम है बच्चे तेरा? तो बोला बॉय। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाल मानस पर ये बुरा असर गिरता है। तो ये बाल मानस के ऊपर कैसा असर गिरता है और वाकई ये बच्चे जो है उनके पास मजदूरी करवाते हैं, ऐसा वर्णन इस दच्चू कहानी में बड़ी अच्छे तरीके से जगदीश बाबू ने यहाँ पर बताया है। देखेंगे आगे हम। देखो, चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। देखो कैसा चौक, एक शहर का जो चौक है, चौक से निकलकर जगदीश बाबू कहाँ गए? साइन बोर्ड, एक छोटा सा कैफे था, उस कैफे में गए। वहां किसको देखा? देखो ये लड़का जो है मदन, कैसा दिखता था? गोरा चिट्टा रंग, यानी कि गोरा था, शफाफ, निर्दोष आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती। आलस्य नहीं था, शिथिलता, नीरसता नहीं थी। कमल के पत्ते फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती। देखो जिस प्रकार कमल के पत्ते के ऊपर पानी का बूंद गिरता है और किस प्रकार फिसलता है, ऐसे स्फूर्ति, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे के प्रवेश किया तो मेज पर से प्लेट उठा रहा था और जब वे पास ही कोने को टेबल पर बैठे तो वह सामने था। मानो घंटों से उनकी इस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया, पर उसके हंसी मौन में जैसा सारा मीनू यानी कि मेनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर हो गई। क्या हुआ? क्योंकि यानी कि ये जो लड़का है वो लड़का वहां बैठा था एक टेबल पर, वहां जाकर ये जगदीश बाबू बैठे हैं और वो लड़का सामने से आया, झुका, मुस्कुराया, साहब क्या लाऊं? देखो वहां पर उसकी ये जो अदा है यानी कि सम्मान करने का जो तरीका है, उस तरीके से सारा का सारा मेनू जो होता है उसका पता चल गया। वाकई वो लड़का अच्छा है, अच्छे स्वभाव वाला है। ये सब सिंगल चाय ऐसा कहा और चाय फटाफट से वहां लाकर दी। देखो मनुष्य की भावनाएं बड़े विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थल में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है। कभी ऐसा लगता है कि मनुष्य की जो भावनाएं होती है वो बड़ी विचित्र होती है। यानी कि निर्जन एकांत स्थल में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता है। निर्जन एकांत स्थल में अगर चाहते हैं फिर भी आदमी को एकांकीपन यानी कि अकेलापन महसूस नहीं होता है। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, जो हृदय से होता है, जो मानसिक तौर पर जो होता है, तो दूर रहते हुए भी नजदीकियां बना रहता है।
परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। देखो, मेले में होते हुए भी बहुत सारे लोग मेले में होते हैं, मेले में होते हुए भी अकेलेपन महसूस होता है और अकेले निर्जन स्थल पर एकांत में रहते हुए भी हृदय से जो जुड़े हुए होते हैं उसे अकेलापन महसूस नहीं होता है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन है, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती हैं बिछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल है। देखो, जहां बहुत सारे लोग होते हैं, जहां चंद्रमय यानी कि जो कोलाहल पूर्ण जो वातावरण होता है, चंद्रमय वातावरण, कोलाहल होता है, ऐसे जगह पर रहते हुए भी एकाकीपन यानी कि अकेलापन महसूस होता है। जब जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफे में, शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। वहां शोरगुल बहुत है, बहुत कुछ है, चौक में तो बहुत लोग होते हैं, शहर होता है, शहर का चौक होता है, बहुत लोग आते जाते रहते हैं, कोलाहल होता है, ये सब। फिर भी अकेलापन, अपनत्वहीन, जहां अपनापन का अभाव होता है, अपनेपन का अभाव यानी कि अपनत्वहीन, शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है ये अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे, होटल, ये सब। अपने ये गांव का जो वातावरण है, वहां के रास्ते जो हैं, ये कैफे में जो चाय पीने के लिए, चाय नाश्ता, कैफे यानी कि चाय नाश्ता, ब्रेकफास्ट करने की जगह होती है, वहां आते हैं। तो ये है, देखो, जब वहां आकर ये जो मदन है वो जगदीश बाबू को उसके पास आकर पूछता है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगारेट चाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वह कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। देखो, ये राखदानी यानी कि जो सिगारेट, जलती हुई सिगारेट को बुझाने का जो होता है एक पात्र, उसमें ये सिगारेट जो है वो उसमें झाड़ देते हैं, बुझा देते हैं। फिर ये जो छोटा लड़का है, 9-10 साल का जो लड़का है, उस लड़के के साथ जो बातें होती है, संवाद होता है, इस संवाद से अपना जो वतन है, उस वतन का हिसाब, यानी कि ये कौन से वतन से है। देखो, क्या नाम है तुम्हारा? कहता है मदन। कहाँ का है? पहाड़ का हूँ। पहाड़ तो बहुत है। देखो, पहाड़ की जब बात आती है तो हमें याद आता है, देखो, कि पहाड़ आबू, तो देखो आबू है
तो आबू के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ कि आबू समुद्र तट से 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित आबू पर्वत राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है। यह अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है और जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। देखो, ग्रीष्मकालीन शैलावास है वहां पर, ग्रीष्म में, समर में वहां बहुत लोग समय गुजारने के लिए हिल स्टेशन जिसे हम कहते हैं वो हिल स्टेशन। उसके बाद देखो ये दार्जिलिंग, भारत के एक राज्य जो है पश्चिम बंगाल का एक नगर है दार्जिलिंग। यह नगर दार्जिलिंग जिले का मुख्य शहर है, मुख्यालय है। यह नगर शिवालय पर्वतमाला में लघु हिमालय में स्थित है और इसका अर्थ वज्र का स्थान ऐसा होता है। क्या होता है? वज्र का स्थान, क्योंकि दार्जिलिंग शब्द की उत्पत्ति दो तिब्बती जो शब्द है दार्जी और लिंग, उनमें से हुई। दार्जिलिंग शब्द की उत्पत्ति दार्जी और लिंग, ये दो शब्द हुई है और इनका अर्थ है वज्र का स्थान, उसे दार्जिलिंग कहा जाता है। जैसे आगे देखो मसूरी, तो मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। और मसूरी उन स्थलों में से एक है कि जहां लोग बार बार आते जाते रहते हैं। घूमने फिरने वाली प्रमुख जगहों में से एक जगह मसूरी है। हाँ, और उसके बाद आता है ये जो शिमला है। देखो, उत्तर भारत के राज्य हिमालय के जो प्रदेश की राजधानी शिमला और सबसे बड़ा नगर है और इसी नाम के एक जिले का मुख्यालय भी है। देखो, और जो दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड राज्य, उत्तर में मंडी और पल्लू, पूर्व में किन्नौर और दक्षिण में सिरमौर और पश्चिम में सोलन जिलों से घिरा हुआ है ये शिमला। और उसके बाद जहां ये जो लड़का है जिस प्रदेश का, वो प्रदेश है अल्मोड़ा। कौन सा है? भारतीय राज्य उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण नगर है और अल्मोड़ा जिले का मुख्यालय भी है। अल्मोड़ा उस जिले का मुख्यालय भी है और अल्मोड़ा दिल्ली से 365 किलोमीटर दूरी पर और देहरादून से 415 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिमालय की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला की पहाड़ी का दक्षिण किनारे के ऊपर यह स्थित जो है विस्तार अल्मोड़ा सुंदर और नयन रम्य, और उस ये अल्मोड़ा के गांव इस पहाड़ में है। देखो, वहां से कहते हैं पहाड़ जिले का भेद मालूम, ये मुस्कुराता है अल्मोड़ा साहब अल्मोड़ा। कौन सा गांव? विशेष जानने की गरज जगदीश बाबू को होती है। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। किस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा, फिर भी नाम तो कुछ होगा ही ना। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, गांव का नाम तो होगा ना। देखो, डोट्यालगो, वह संकुचता हुआ सा बोला। कौन सा गांव? डोट्यालगो। जगदीश बाबू के चेहरे पर होती हुई एकाकीपन की छाई दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उनके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी, उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत का फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा है। देखो, उसे मालूम होता है। देखो, ये अल्मोड़ा का जो रास्ता है, देखो ये चित्र देखते हैं अल्मोड़ा के जो वहां के पर्वतीय इलाके का जो रास्ता है। ये जो संवाद करते हैं तो उस संवाद से ये बच्चा
अतीत में गर्ता में डूब गया है कि हमारा गांव, वो हमारा का इलाका, हमारा विस्तार, ये सब देखते हैं। बचपन संवारिए, देश बढ़ाइए, बाल मजदूरी रोकिए, बचपन बचाइए। छोटे बच्चों को बाल मजदूरी नहीं करवानी है, ये संदेश भी इस कहानी के जरिए शेखर जोशी ने हमें समझाने का प्रयास किया है। तो देखते हैं हम आगे कि ये जो छोटा बच्चा है और वहाँ जगदीश बाबू आए हैं। जगदीश बाबू अपने गांव के पास से रहने वाले हैं। जब हम बाहर जाते हैं, दूर देशावर में जाते हैं, वहाँ हमारे जिले का, हमारे इर्द गिर्द वाले का कोई व्यक्ति अगर मिल जाते हैं हमें, तो हमें बड़ा अच्छा एहसास होता है, अपनत्व का भाव प्रदर्शित होता है। बिल्कुल वैसा ये मदन और जगदीश बाबू को होता है। अभी हम अगले तास में देखेंगे कि जगदीश बाबू और मदन के बीच कैसा व्यवहार होता है। ये मदन जो है कितना खुश रहता है, जगदीश बाबू को कितनी सहूलतें यहाँ पर कैफे में आकर मिलती है। ये ऐसे बड़े शहर में, ये एक गांव के रहने वाले जो है, आसपास के इर्द गिर्द के रहने वाले, ये दोनों व्यक्ति जो है वो बड़े शहर में आकर कैसे घुल मिल जाते हैं, कि उसके बीच में कोई अंतराव आता है, कि उसके प्रति घृणा होती है, नफरत होती है, कि प्यार होता है, अपनत्व जैसा लगाव होता है। इन सारे के सारे जो प्रश्न हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तब तक हम ये पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे, और जो होमवर्क आता है अच्छे से करेंगे। थैंक यू, बाय।